बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। अगर तुम 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। वो रोती रही। लेकिन अगर 15 साल की थी तो शादी ही ना करती। मैं तो सुहागरात मनाऊंगा, मैं आपकी लाडली भांजी को नहीं बख्शूंगा। बिलाल रूम में दाखिल हुआ। छोटी सी दुल्हन को देखते ही बिलाल खबासत से मुस्कुराया और झटके से अपनी बाहों में भरता उसकी गर्दन पर शिद्दतें निछावर करने लगा। बिलाल भाई, ये गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं? भाई कहने पर वो तप गया। अभी बताता हूँ मियाँ और भाई में क्या फर्क होता है। बिलाल ने उसकी कुर्ती को उतारते उसकी धड़कनों पर। रात के तकरीबन 2 बजे बिलाल घर में दाखिल हुआ। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था और अभी उसके दोस्तों ने उसकी जान छोड़ी थी तो वो घर आया। उस वक्त उसका इरादा अपने कमरे में जाने का था, जहां उसकी बीवी सजी सवरी शायद अभी तक उसका इंतजार कर रही थी। बिलाल अच्छी तरह जानता था कि वो किस कदर फर्माबरदार है और बिलाल उससे बोलकर गया था कि मेरे आने तक दुल्हन के रूप में ही बैठना। और अब बिलाल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब उसके कदम थमे। फरजाना बेगम ने उससे पुकारा, बिलाल बेटा मेरी बात सुनो। उसने मुड़कर फरजाना बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जाकर उनके पास बैठ गया। जी अम्मा साईं बोले। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। देखो बिलाल, ये मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, फरजाना बेगम ने बहुत नरमी से कहा। जी अम्मा साईं बोले। उनके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी इस बात की गवाही दे रही थी जैसे उन्होंने कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जब वो उस वक्त कमरे में जाना चाहता था अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए, वो बहुत बेताब था। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। वो जाना चाहता था लेकिन उसकी अम्मा साई ने रोक लिया। वो उनके पास बैठ गया। बिलाल बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक मर्द हो और मर्द को अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब उसके पास एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता मौजूद हो। उसकी बीवी उसके कमरे में मौजूद हो, वो खौफ पर कभी काबू नहीं पा सकता। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूंगी कि ईमान अभी बहुत छोटी है। तुम्हें मालूम है वो महज 15 साल की है, तो तुम इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं करोगे, बल्कि तुम उससे दूर रहोगे। मैं तुम्हारी जुनूनी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। देखो ईमान मुझे बहुत प्यारी है, मेरी भांजी है और तुम्हारी बीवी बनने के लिए भी इस वजह से तैयार हुई थी क्योंकि मैंने उसकी माँ को यकीन दिलाया था कि बिलाल उसके साथ मोहब्बत से पेश आएगा, मोहब्बत के साथ रखेगा। तो तुम्हें ऐसा सलूक ईमान के साथ नहीं करना जैसे तुम अपनी पहली बीवी के साथ करते थे। फरजाना बेगम बहुत मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझा रही थी, जबकि बिलाल की पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या मतलब है अम्मा साईं? अगर इतनी ही वो छोटी लड़की थी तो आपने मेरी उसके साथ शादी क्यों करवाई? आपने मुझे कितनी मुश्किल से शादी के लिए मनाया था। मैंने कहा था कि शादी के बाद मेरी मर्जी होगी, मैं जो करूंगा मुझे रोक नहीं सकेंगी और आप मियाँ बीवी के दरमियान कभी नहीं आ सकती। आप कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे अपनी बीवी से दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। हाँ, मियाँ बीवी का मामला है। फरजाना बेगम हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि उसे गुस्सा आया होगा, लेकिन इस कदर गुस्सा आया होगा उसका फरजाना बेगम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखो बेटा, इतना गुस्सा मत करो। वो बिलाल को अभी पुकार ही रही थी कि बिलाल वहां से गुस्से में उठकर कमरे की तरफ आ गया। वो बिलाल को भी पुकार ही रही थी कि बिलाल वहां से गुस्से में उठकर कमरे की तरफ आ गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की संजीदगी छाई हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। ईमान जो कि दुल्हन के रूप में बेड पर बैठी हुई थी, अब तो बैठ कर उसकी कमर भी अकड़ चुकी थी। बिलाल को देखते ही उसने गहरी सांस ली और बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल जो थोड़ी देर पहले तक उसके साथ बहुत मोहब्बत से बात कर गया था, अब उसके चेहरे पर दुनिया जहां की संजीदगी और गुस्सा छाया हुआ था। उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा भी यही ख्याल है कि मैं शादी की पहली रात ही अपना हक तुमसे वसूल ना करूं, बल्कि तुम्हारी कम उम्री का ख्याल करके पीठ मोड़कर सो जाऊं? वो गुस्से में बोल रहा था। क्या मतलब है? मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आई। ईमान के दिल में अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। सामने बैठा हुआ शख्स बहुत हसीन था और ना जाने क्यों उसे बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। बार बार दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था,
लेकिन यूं बिलाल का गुस्से में बात करना ईमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिलाल क्या हुआ है आपको, गुस्सा क्यों आया हुआ है? वो मासूम बच्चों की तरह सवाल कर रही थी। देखो लड़की, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि शादी की रात क्या होता है। कभी भी अपने हक से पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना हक तुमसे वसूल करना चाहता हूँ। ईमान जो सिर्फ इतना जानती थी शादी होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। अब बिलाल की बातें उसे परेशान कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिलाल मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। वो बार बार बच्चों की तरह बोली, इतनी छोटी बच्ची नहीं हो तुम्हें मेरी बात समझ ना आए। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, मैं अपने हक से पीछे नहीं हटूंगा। इस वजह से तुम्हें मुझे मेरा हक देना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे उसकी गाल पर हाथ फेर रहा था। अब की बार ईमान जी जान से कप आई थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस शख्स का लम्स महसूस करते ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारने लग गया। अभी भी वो घबरा रही थी, पीछे पीछे होने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है, कहाँ पीछे भागकर जाना चाहती हो? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, ऐसे कैसे मैं खुद से तुम्हें दूर जाने दूंगा। उसकी ज्वेलरी उतारने के बाद उसके दुपट्टे की पिंस उतारने लगा। उसका दुपट्टा साइड पर कट चुका था। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए उसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी तो बिलाल ने गुस्से में उसके हाथों को झटक दिया। खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर बिलाल ने उसके बालों को भी खोल दिया। वो बिल्कुल बिखरी हुई हालत में अब उसके सामने बैठी हुई थी। ज्वेलरी भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए बिलाल उस पर झुका तो उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो इन सब बातों के बारे में मालूम भी नहीं था। जो कुछ बिलाल कर रहा था, बिलाल उससे दूर हुआ तो वो बिल्कुल हाइपर हो गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसके होंठों से खून बहने लग जाएगा। उसकी लिपस्टिक फैल चुकी थी। बिलाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कम उम्र लड़की के चेहरे पर तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरती आती है शोहर की कुर्बत में, और ये तुम्हारे चेहरे पर बिखरे हुए हया के रंग मुझे पागल कर रहे हैं। ये कहकर उसकी कमर पर हाथ रखता हुआ उसे मजीद अपने करीब करने लगा। बिलाल, ये आप क्या कर रहे हैं? मत करें ऐसा प्लीज, वो रोते हुए बोलने लगी। उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू उसकी गालों पर आ चुके थे। ये आंसू अभी से क्यों जाया करने लगी हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, तुम तो अभी से रोने लग गई। वो पास आते हुए बोल रहा था। अगले ही लम्हे उसके ऊपर झुका तो उसकी आंखों को मैं उसके ऊपर झुका और उसके आंसू को पीने लगा। उसका जैसे जैसे वो लम्स महसूस कर रही थी, उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लरसने लगा था। मत करें ऐसा प्लीज, वो रोते हुए बोली। क्या हो गया है? इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम रोने लग गई। वो दोबारा उसके ऊपर झुकने लगा। जब ईमान का हाथ उठ गया, जोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। ये देखकर तो उसका दिमाग घूम गया। ये थप्पड़ महज उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसकी अना को लगा था, जो सामने बैठी एक मामूली सी लड़की ने उससे लगाया था। तुम अभी जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मोहब्बत से तुम्हारे साथ पेश आ रहा था तो तुम आगे से कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की? वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला तो ईमान घबरा गई। सॉरी, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं मारना चाहती थी, वो रोते हुए बोली। लेकिन वो ईमान को बालों से पकड़ता हुआ पीछे बेड पर फेंक चुका था। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बिलाल भाई प्लीज ऐसा मत करें, वो घबराते हुए बोली। जल्दबाजी में उसे भाई बोल गई। हमेशा की तरह उसे भाई ही कहती थी। अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद, उनके समझाने के बावजूद एक दफा फिर से उसके मुंह से भाई निकल चुका था। और यही लफ्ज सुनते ही बिलाल का दिमाग घूम गया। भाई, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने निकाह को खराब करना चाहती हो? ये मुझे भाई बोलकर खबरदार, जो दोबारा से तुम्हारी जबान से भाई निकला। बल्कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं तो तुम्हारा शोहर हूँ। भाई और शोहर में क्या फर्क होता है, मैं जरा तुम्हें आज की रात समझाऊंगा। ये कहकर वो उसके ऊपर झुकता चला गया। वो रोते हुए उसके सीने पे मुक्के मार रही थी, उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अजियत और तकलीफ से गुजर रही थी। मत करें ऐसा, वो रोते सिसकते हुए बोली। लेकिन वो रात भर अपनी शिद्दत निछावर करता रहा। जैसे ही वो सोया तो वो घबराते हुए उठ गई। जैसे ही वो सोया तो वो घबराते हुए उठ गई। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने आप को देखने लगी। न जाने कितनी देर तक आईने में अपने आप को देखती रही। बेसन की टूटी खोले अपने चेहरे पर
छींटे मारने लगी। काजल फैला हुआ था, आंखों के गिर सियाह हल्के पड़ चुके थे, लिपस्टिक भी फैली हुई थी। शावर लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई तो बहुत सुकून की नींद सो रहा, लेकिन वो डर रही थी ये सब कुछ क्या हुआ था उसके साथ। वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। अगर इतनी रात बिलाल उसे कमरे से बाहर जाता हुआ देख लेता तो जरूर उसे बहुत बुरे तरीके से पेश आता। वो रोती सिसकती रही। अब उसका इरादा फरजाना बेगम के कमरे में जाने का था। कमरे से निकलने के बाद वो फरजाना बेगम की तरफ गई। वो फरजाना बेगम के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो काफी देर तक फरजाना बेगम ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने लॉक घुमाया और कमरे में दाखिल हो गई। इतने में सोई हुई फरजाना बेगम भी उठ चुकी थी। इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वो थोड़ी परेशान हुई। बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मोहब्बत से और नरमी से पूछने लगी। वो रोती हुई उनके सीने से लग गई। खाला जान, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना। वो बहुत बुरे हैं खाला जान, आपने बोला था वो मुझे मोहब्बत से रखेंगे, प्यार से मेरे साथ पेश आएंगे खाला जान, उन्होंने मेरे साथ। रोते हुए उन्हें बताने लगी, लेकिन फरजाना बेगम ने उसे खामोश करवा दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। देखो बेटा, ये तो शोहर का हक होता है ना, जो बीवी को अदा करना होता है। वो मोहब्बत से हर चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं उनके साथ रहना खाला जान, प्लीज मुझे वापस अम्मा के पास छोड़ाएं, मैं उनके पास चली जाऊंगी, मुझे यहाँ की जिंदगी नहीं चाहिए। आपने बोला था यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, गुर्बत भी नहीं होगी, अयाशी होगी, सुकून होगा, मुझे पढ़ने भी देंगे, लेकिन इतनी अजियत और तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हर चीज को ठोकर मारते हुए सुकून की तलाश में थी। उसे सुकून चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था। बिलाल की दी गई अजियत ने उसे बहुत तोड़ के रख दिया था। मुझे आपके कमरे में ही सोना है, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना, वो रोते हुए बोली थी। फरजाना बेगम बिलाल की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी बीवी उसके पास सोने के बजाय उसकी माँ के कमरे में सो रही है तो उसने हर चीज को तहस नहस कर देना था। फरजाना बेगम मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बिलाल को समझाऊंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अभी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। वो उसे कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी जिद्दी थी। नहीं खाला जान, मुझे नहीं जाना उनके कमरे में, वो फिर से मेरे साथ। ये कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। बेटा, तुम एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अभी भी बच्चों की तरह जिद कर रही हो। उसे बिलाल के कमरे में नहीं जाना। अब की बार फरजाना बेगम ने गुस्से में उसके बाजू से दबोचा। कहने लगी, तुम एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत की जबान तो तुम समझती नहीं हो। बिलाल तुम्हारा शौहर है, ईमान। फरजाना बेगम से उसे इसके रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितने गुस्से में फरजाना बेगम ने उसके साथ बात की थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त उसके कदम वापिस बिलाल के कमरे की तरफ थे। और जब कमरे में आई तो बिलाल सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन वो बेड पर किसी कीमत पर भी सोना नहीं चाहती थी। इस वजह से जाकर सोफे पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार बिलाल की हरकतें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में दबोचा हुआ था और अपनी हिचकियां कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर उस वक्त बिलाल जाग जाता तो जरूर उसके साथ बहुत बुरा पेश आता। रात भर वो चैन की नींद नहीं सो सकी थी। न जाने कब उस पे नींद की देवी मेहरबान हुई तो वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह बिलाल की आंख खुली तो बेड की दूसरी तरफ देखा, वो वहां पर नहीं सो रही थी। उसकी निगाहें फौरन सोफे पर गई जहां पर अड़ी तिरछी सो रही थी। उसके सोने का तरीका ऐसे था जिसे देखकर कोई भी मर्द बहक सकता था। ऐसे वो अड़ी तिरछी लापरवाह से सो रही थी। बिलाल धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया, उसके हसीन चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर उसके आड़े तिरछे वजूद की तरफ देखने लगा। बेसाख्ते ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी मासूम हो तुम, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस कदर चालाक देखी हैं। मैंने हर चीज के बारे में इल्म होता है। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें तो अभी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ही नहीं पता। वो इसकी गाल पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। नींद में एक अनजाना सा लम्स महसूस करके उसकी आंख खुल गई। वो घबराते हुए बिलाल की तरफ देखने लगी। वो अपने घुटनों को सीने के साथ लगाते हुए पीछे पीछे होने लगी। मेरे पास मत आइएगा, वो घबराते हुए बोली। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हो गया है मेरी जान? तुम तो इतना ज्यादा डर रही हो, इतना ज्यादा खौफ खा रही हो। अभी तो एक रात में तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर वो एकदम से उसके पास आ गया, अपने करीब कर चुका था। उसे अपने इतना करीब करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझसे दूर रहें।
वो घबरा रही थी, उसके लब कप कप आ रहे थे, आंखें फिर से भीगने लग गई थी। खबरदार, तुमने रोना शुरू किया। रोती हुई तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मालूम है मेरी पहली वाली बीवी थी ना, कमबख्त रोती बहुत ज्यादा थी और मुझे चिढ़ सी महसूस होती थी। फिर तुम्हें मालूम है जब रोती थी तो क्या कहता था, मैं किसी और की तरह इतने जुल्म तो नहीं ढाता। उसके नाजुक लबों पर मैं बहुत जुल्म करता था। अब की बार ईमान के लबों को अंगूठे के साथ सहलाता हुआ बोला। उसका लम्स महसूस करके वो बहुत ज्यादा कांप रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका जी चाह रहा था जमीन फटे फिर इसमें समा जाए। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मेरे पास मत आएं। वो रोते हुए बोल रही थी। अगले ही लम्हे से अपनी बाहों के हसार में उठाता हुआ बेड की तरफ ले जाने लगा। मेरी जान, शोहर का तो हक अदा करो। जब शोहर को तुम्हारी जरूरत होगी उसके पास आ जाया करो ना। ये कहकर उसके ऊपर झुका था। वो चीखने लगी थी। चीख चीख कर उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। आपकी बार तो बिलाल भी परेशान हो गया था। उसे यूं चीखता हुआ देखकर फौरन उससे दूर हुआ। पागल हो गई हो क्या लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी चीखें सुनकर फरजाना बेगम भी आ गई। दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोली, बेटा सब ठीक तो है ना। वो दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही थी। बिलाल शर्मिंदगी से खून खार निगाहों से सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ कुछ कर देता। अम्मा साईं, कुछ भी नहीं हुआ, बस आपकी भांजी का दिमाग खराब हो गया है, वही ठिकाने लगा रहा हूँ। वो गुस्से में बोला। उसके लबों पे हाथ रखता हुआ उसे पीछे टेक ग्राउंड से लगा चुका था और वो उसका सांस बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। आंखों में से पानी बह रहा था, सांस बंद हो रहा था। उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसने जैसे हाथ उठाया, ईमान गहरे गहरे सांस लेने लगी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद नीचे जाना है, रात को वलीमा भी है। अभी सब नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो गुस्से में बोला तो उसने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए। ईमान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। उसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा अज़ियत और तकलीफ से गुजरी हो। कहीं से भी वो एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में से बहने वाले मोटे मोटे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी अज़ियत और तकलीफ से गुजरी है। वो नाश्ता भी बहुत बेदिली के साथ कर रही थी। ईमान भाभी, क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानिया, जो कि बिलाल के चचा की बेटी थी, घूर घूर कर बिलाल को देखते हुए ईमान से पूछ रही थी, लेकिन ईमान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद ही कमरे में आ गई। रात वलीमे के फंक्शन में सभी लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे तो कुछ बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? पहले वाली बीवी पर भी इतना जुल्म करता था, इस पर भी जुल्म करेगा। ये सारी बातें सुन सुनकर बिलाल को गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बहुत जल्द ये लड़की बिलाल को छोड़ के चली जाएगी क्योंकि ये मासूम सी बच्ची बहुत ज्यादा हसीन है। कहाँ बिलाल इतना बड़ा, ये तो इसकी आधी उम्र की है। सारी बातें बिलाल के दिमाग को घुमा रही थी। बिलाल का बस नहीं चल रहा था ये बातें करने वाले लोगों की ज़बानें खींच ले। वलीमे के फंक्शन के बाद वो कमरे में आई तो उसके पीछे पीछे हानिया भी आ गई। ईमान, मेरी बात सुनो। उसने निगाहें उठाकर हानिया की तरफ देखा। ईमान, देखो बिलाल भाई गुस्से के बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा गुस्से करने वाले हैं। तुम्हें मालूम है बिलाल भाई की पहले वाली बीवी मेरी आपी थी और मेरी आपी ने जितनी अजियत और तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मैं नहीं चाहती तुम बर्दाश्त करो। तुम्हें बिलाल के साथ लड़ना होगा अपने हक के लिए, तभी तुम यहाँ सुकून से रहोगी, वरना वो शख्स तुम्हें अपने पांव की जूती बना कर रखेगा। मेरी आपी के साथ भी वैसा ही करता था। ईमान उसकी तरफ देख रही थी जो मोहब्बत से उसे समझा रही थी। ईमान उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी खाला जान ने उसके साथ ऐसा किया था और किसी की बातों पे भला क्या ध्यान देती। हानिया जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दरवाजे के सामने बिलाल खड़ा हुआ था, खूनखार निगाहों से हानिया को देख रहा था। दरवाजे के सामने बिलाल को खड़ा देखकर हानिया थोड़ी परेशान हुई, फिर फौरन वहां से आगे चली गई। बिलाल गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ, उसके कंधों से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, वो तुम्हें क्या पट्टियां पढ़ा कर गई है? मेरी बीवी होते हुए मेरे खिलाफ बातें सुनते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्या तुमने उससे बोला है बताओ मुझे कि मैं तुम पे जुल्म करता हूँ, अज़ियत और तकलीफ देता हूँ?
वो गुस्से में उसके जबड़े को दबोचते हुए पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो परेशान हो चुकी थी। मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ना ही ड्रामा लगाने की। मैं तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बातें कर रही थी, अज़ियत और तकलीफ देता है, तुमने भी ऐसे ही किया होगा। वो गुस्से में बोला, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो रोते हुए बोल रही थी, अब की बात बिलाल की दी गई अज़्ज़तें और तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से बार बार बिलाल को कह रही थी उसने कुछ नहीं किया। एक दफा फिर से पकड़कर बेड पर धक्का दे चुका था। बिलाल, नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते सिसकते हुए बोली। अब की बार फिर से उसके कान में खाला जान की बातें गूंज रही थी। शोहर का हक होता है, उसे उसके हक से महरूम नहीं रखते। वो अपने तमाम तरह हक वसूल करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ईमान तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लू ना हो। बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। रात भर रोती रही थी। रात भर बिलाल घर नहीं आया। बिलाल यार, क्या मसला है? यहाँ पर बैठे रहने का इरादा है क्या? आज तूने वापस घर नहीं जाना। बिलाल सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। वलीद की बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुके। उसने वलीद की तरफ देखा। वलीद, तुम्हें एक बात बताता हूँ। बताओ। वलीद ने नासमझी के आलम में उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, देख, तू भाभी को छोड़कर आ गया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर आपकी खातिर आती है, आप उसके साथ आगे से ऐसा सलूक करेंगे, ये तो बहुत गलत होता है। वलीद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। बिलाल कहने लगा, तुम्हें मालूम है वो महज 15-16 साल की बच्ची है। उसके पास जाते हुए मुझे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे इज्जत और तकलीफ दे चुका हूँ। अब उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। दिल चाह रहा है। वलीद हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तू पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? एक तो तूने इतनी इज्जत और तकलीफ दी, वो मासूम बच्ची है, और अब तू जाना भी नहीं चाहता। यार क्या कर रहा है? तुझे मालूम है मैंने तानिया को भी इन्हीं बातों की वजह से खोया है। उसे भी यही इज्जत और तकलीफ देता था, जुनूनी मोहब्बत करता था। मैंने उसे खो दिया। वलीद ने उसकी तरफ देखा। तुझे आज भी यही लगता है कि तानिया तेरी वजह से मरी है? वलीद ने इस बात में सर हिला दिया। तेरा दिमाग खराब हो चुका है कि तू ऐसी फजूल बातें सोचे जा रहा है। देख, परेशान होने की, किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर उससे माफी मांगो, सॉरी करो, उसे मजीद और तकलीफ मत दो। क्यों खुद को भी गुनाहगार कर रहे हो और उस मासूम बच्ची को भी इज्जत और तकलीफ दे रहे हो? वो छोटी बच्ची है, तुम पागल हो। महज 15 साल की बच्ची के साथ तुमने। इससे आगे वलीद कुछ बोला नहीं। यार मैं क्या करूं? मेरे घर वालों को सोचना चाहिए था। उन्होंने मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। मैंने अम्मा को लाख मना किया, मुझे इस मासूम बच्ची के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे उसके पल्लू के साथ बांध दिया, तो मैं क्या कर सकता था? वलीद ने उसके कंधों से पकड़कर उसे मोहब्बत से कहा, देखो बिलाल, मैं जानता हूँ तुम गुस्से के तेज हो, लेकिन उस मासूम को इज्जत और तकलीफ मत देना। चलो अब तुम जाओ, ये कहकर उसे भेज दिया। रात का कौन सा पहर था। बिलाल जब घर वापस आया तो वो बेड पर डरी सहमी सो रही थी। उसकी आंखों में खौफ वाज़ेह नजर आ रहा था। बिलाल ने उसे पकड़कर अपनी बाहों के हसार में कैद किया। एक नरम सा लम्स महसूस करके उसकी बाहों के हसार में जाते ही फौरन से उसकी आंख खुल गई, लेकिन बिलाल ने उसे बोलने नहीं दिया। बिलाल, अब प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। फिर रोते हुए बोलने लगी। बिलाल कहने लगा, नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा, ये कहकर उसकी पुश्त को सहला रहा था। बिलाल, अब फिर वैसे ही करेंगे ना मेरे साथ जैसे पहले आपने किया था? प्लीज हम मत कीजिएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। वह सिसकते हुए बोले जा रही थी, आप मुझे किसकी सजा दे रहे हैं जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसके दिल में खौफ सा बैठा हुआ था। बिलाल ने उसके साथ क्या कर देना है? अब फिर से वही इज्जत और तकलीफ दे रहा था। वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन रात भर बिलाल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुबह बिलाल की आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी।
बिलाल परेशान हो गया, उसे कमरे में ना पाकर सारे घर में उसे ढूंढने लगा। नीचे आया तो फरजाना बेगम किचन में खाना लगा रही थी। मुलाजमा भी वहां खड़ी थी। मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई है? वो आकर उनके पास बैठा तो फरजाना बेगम के चेहरे पर गुस्सा आया हुआ था। पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से मैंने भी मुलाजमा को कहा हुआ है कि उसे ढूंढो। मुलाजमा जब तुम्हें उठाने गई थी तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि तुम अकेले ही थे। ना जाने तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ भाग गई हो। अपनी माँ की बात सुनकर बिलाल कहने लगा, क्या मतलब है भाग गई माँ? वो मासूम थी, छोटी है, किसके साथ भागेगी? वो अपनी माँ की आंखों की तरफ देखता हुआ बोला, देखो बेटा, मुझे यही लग रहा है वो जितनी मासूम नजर आती है उतनी थी नहीं। बाकी अब सब आ चुके हैं। धीरे धीरे सबसे पूछ रहा था। तानिया कहने लगी, क्या मतलब बिलाल भाई, कैसे वो आपको छोड़ के जा सकती है? वो तो मासूम थी, मैं नहीं मान सकती कि वो कहीं जा सकती है। तानिया ने चिच्ची जान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ है बेटा वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई। वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बिलाल अपनी माँ की तरफ देख रहा था जो अपनी भांजी के बारे में ऐसा बोल रही थी। बिलाल उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। उसके घर में भी पता करवा चुका था, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। अब तो बिलाल का दिमाग घूम चुका था। रात का कौन सा पहर था, वो कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। दिन में उसे इतनी अजीब सी बुरी आदत हो गई थी, इसके बगैर बिलाल को चैन सुकून नहीं मिल रहा था। उसे ढूंढ ढूंढ कर रात के वक्त तानिया के कमरे में दाखिल हो गया। मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है। बिलाल ने गुस्से से एकदम से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम जानती हो कहाँ है? पागलों की तरह कहने लगा। इतनी ज्यादा जल्दी क्यों लग गई है अपनी बीवी के बारे में जानने की? मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी आप ही को खो दिया है इस मासूम बच्ची को भी खो दें। बिलाल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हारी आप ही को नहीं मारा। मैंने कुछ भी नहीं किया। बिला वजह क्यों तुम मुझ पे शक करती हो कि मैंने उसकी जान ली थी या मैंने उसे मारा था? बिलाल गुस्से में बोला, नहीं, मैं भला क्यों बिला वजह शक करूंगी या बिला वजह पूछूंगी, जब जाहिर है कि मुझे मालूम है आपने नहीं मारा। बिलाल हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब है? तुम हकीकत जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि मेरी बीवी कहाँ गई है। बताओ मुझे, मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी आप ही से मोहब्बत करता था और ईमान से भी मोहब्बत करता हूँ। ईमान को खोना नहीं चाहता। वो परेशानी के आलम में बो रहा था। आपको पता है आपकी बीवी स्टोर रूम में बंद है। आपकी पहली वाली बीवी मतलब मेरी आप ही भी इतने दिन गायब रही थी। वो कहीं और नहीं बल्कि स्टोर रूम में ही बंद थी। वो हैरत से सामने देखने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बल्कि यह हकीकत है, आपकी बीवियों की दुश्मन आपकी माँ है। ये सब कुछ आपकी माँ कर रही है। वह हैरत से सामने देखने लगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में बोला था। उसके बाद वो स्टोर रूम की तरफ गया। सामने ईमान बिखरे हुए हाल होलिये में पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ था। पसीने से उसके चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। फर्श पर पड़ी हुई थी। वजूद बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। उसने अपनी बाहों में ही उठा लिया, उससे लेकर कमरे में आ गया। इतने में फरसाना बेगम भी कमरे में आ गई। कहने लगी, कहाँ से ये लड़की मुंह काला करवा कर आई है? उसने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उससे सवाल कर रही थी। बस माँ, इतनी ज्यादा आपके अंदर नफरत इस मासूम के लिए थी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इसके साथ ऐसा करेंगी। वह हैरत से अपनी माँ की तरफ देखता हुआ बोला, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? अम्मा मुझे साफ बता दें, आपको मेरी बीवियों के साथ क्या मसला है? आपने क्यों इसके साथ ये किया? मुझे हकीकत बताएं। वो अपनी माँ से पूछने की कोशिश कर रहा था। पहले पहल तो नहीं मार रही थी, फिर गुस्से में कहने लगी, हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुतेली माँ हूँ। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के साथ शादी करनी पड़ी। वो सारी नफरत और इंतकाम मैं तुमसे और तुम्हारी बीवियों से पूरा करती हूँ। मेरी जवानी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से में बोल रही थी। बिलाल हैरत से अपनी अम्मा साईं की तरफ देख रहा था, जिनके साथ वो बहुत मोहब्बत करता था। उसने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आज अपनी माँ की यह हरकत देखकर वह हैरान हुआ था। मतलब कि उन्होंने अपनी भांजी को भी नहीं बख्शा था। सबसे इस कदर वो नफरत करती थी। बिलाल कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। इसके बाद बिलाल से बात करना भी बंद कर दी। बिलाल अपनी माँ से बात तक ना करता था। वो बेचैन रहने लगी थी। लेकिन बिलाल ने भी कह दिया था, मैं पहले भी अपनी बीवी को आपकी वजह से खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। ईमान का ख्याल रखने लग गया था, इससे मोहब्बत करने लग गया था।
وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اماں سائیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ بلال کو احساس ہی نہ ہوا کہ ایمان سے اتنی محبت کرنے لگ گیا، اسے ہلکی سی اذیت اور تکلیف دے سکتا تھا، بس اس سے محبت کرتا تھا۔ ایمان کو حیرت ہوتی تھی، آہستہ آہستہ ایمان بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔